Don't you think like that? I will love you endlessly. If you only believe in me, don't you be like that? I will. Hello everyone, and you're welcome on my channel Har Ghar English. How are you, my dear students? I hope you are doing very well and you are preparation for your exam. So now we will discuss the question number 2. Explain to the full summary and theme of law in Amorati Sonnets 34 by Edmund Spencer. या तो ये क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि आपको फुल समरी बतानी है या थीम बतानी है जिसका नाम है एमोरेटी सोनेट। ये सोनेट लिखा गया था एडमंड स्पेंसर के थ्रू। अंडरस्टूड। तो आपको क्या करना है, या तो फुल समरी और थीम बतानी है। किसकी बतानी है? एमोरेटी सोनेट 34 की, एडमंड स्पेंसर के थ्रू इसे लिखा गया था। क्वेश्चन का थोड़ा-सा अब हम अगर पैटर्न चेंज करें, यानी थोड़ा-सा इसके फॉर्मेट में मॉडिफिकेशन करें, तब क्वेश्चन इस तरह भी बन सकता है। एनालिसिस द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ दिस पोएम एमोरेटी सोनेट 34 बाय एडमंड स्पेंसर। मतलब आपसे कहा जा रहा है कि आपको एनालिसिस करना है इसके क्रिटिकल एप्रिसिएशन को, जिस पोएम का नाम है एमोरेटी सोनेट 34। ज़ाहिर सी बात है, सोनेट तो टाइप्स ऑफ पोएम ही है। तो लिखने वाले हमारे कौन है? रिटन बाय एडमंड स्पेंसर। क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में पूछा जाए, आपको आंसर यही लिखना है जो हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इग्नू यूनिवर्सिटी से अगर कोई स्टूडेंट्स एमए इंग्लिश लिटरेचर से कर रहा है तो उसके लिए वीडियो और ये चैनल बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप आइए, आपको यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की स्टडी कराई जाती है हमारे चैनल हर घर इंग्लिश पर। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस चैनल को कितना अपना प्यार देते हैं, कितना इस चैनल को शेयर करते हैं और कितना सब्सक्राइब करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारी कोशिश है कि आप एक अच्छा स्कोर अचीव करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट। एमएजी फर्स्ट, ब्रिटिश पोइट्री, एमोरिटी सोनेट 34, एडमंड स्पेंसर। आंसर। आंसर में एक चीज़ ध्यान रखिएगा सभी स्टूडेंट्स की, अपनी हेडिंग्स मेंशन करते हुए चलिए, क्योंकि जब आप ज़्यादा हेडिंग्स मेंशन करते हैं वो उतना ही आपके आंसर को इन्फ्लुएंस्ड बनाता है। और दूसरी चीज़, आप उतना ही अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं एग्जामिनर के ऊपर, जो हमारे एग्जामिनर हमारी कॉपी का करेक्शन करते हैं। तो ज़रूरी हो जाता है कि आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हमेशा हेडिंग मेंशन करते हुए चलिए। आंसर अगर आप लिख रहे हैं तो हेडिंग मेंशन करेंगे फुल समरी एंड थीम ऑफ लव इन एमोरेटी सोनेट 35 बाय एडमंड स्पेंसर। इंट्रोडक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग इज द इंट्रोडक्शन। हमेशा मैंने आपसे कहा कि बिना इंट्रोडक्शन के तो कोई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखा ही नहीं जाता है। तो जाहिर सी बात है कि आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अगर लिख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इंट्रोडक्शन मेंशन करें। Amorati Sonnet 34, written by Edmund Spenser, is one of the most beautiful love sonnets in the sequence. अब आपके दिमाग में एक चीज जरूर आ रही होगी कि व्हाट इज द एमोरेटी। एमोरेटी है क्या? एमोरेटी इज एन इटालियन वर्ड, अंडरस्टूड, एंड दिस मीन्स ऑफ लिटिल लव पोएम, छोटी सी प्रेम कविता को हम इटालियन भाषा में एमोरेटी कहते हैं। अब इस बात को आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि व्हाट इज द एमोरेटी। एमोरेटी इज ए लिटिल या शॉर्ट लव पोएम। ओके। एमोरिटी सोनेट 34, रिटन बाय एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखी गई एमोरिटी सोनेट 34 इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लव सोनेट्स इन द सीक्वेंस। एडमंड स्पेंसर ने जब अपनी बुक लिखी सोनेट्स की, तो उसके सीक्वेंस में ये बहुत ही प्यारी सी प्रेम सोनेट से, लव सोनेट से, यानी प्रेम पर आधारित हमारा सोनेट है। In this poem, the poet expresses his deep love and emotional dependence on his beloved. इस पोएम में जो हमारे पॉइट हैं वो अपने डीप लव को, यानी गहरे प्यार और अपनी गहरी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हुए दिखाई देते हैं, और वो बताते हैं कि किस तरह वो अपनी प्रेमिका के ऊपर निर्भर हैं। He uses the image of the sun and clouds to describe how his beloved mood affects his happiness and sorrow. वो यूज़ करते हैं अपने मतलब इमेजिनेशन पावर का, या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि वो अपने बीलव्ड की तुलना करते हैं सूरज से, बादलों से, और आगे वो इस चीज़ को डिस्क्राइब भी करते हैं कि कैसे उनकी जो बीलव्ड है वो उनकी ज़िंदगी में उनकी खुशी और उनके दुख को अफेक्ट करती है, यानी कि प्रभावित करती है। उनके जो बीलव्ड का मूड है, यानी अगर वो खुश है तो हमारा पॉइंट भी खुश होता है, और अगर उनकी बीलव्ड खुश नहीं है, वो दुखी है, तो हमारा जो पॉइंट है वो भी दुखी होता है। तो उसके क्या यहाँ पर देखिए, बहुत अच्छी बात ये है कि बीलव्ड के मूड के ऊपर क्या डिपेंड कर रहा है? हमारे पॉइंट का मूड और उसकी लाइफ। अंडरस्टूड।
The sonnet reflects the intensity of true love and the influence of the beloved on the lover's life. ये सोनेट पूरी तरह रिफ्लेक्ट करते हुए दिखाई देता है कि किस तरह एक सच्चा प्यार यानी एक ट्रू लव इन्फ्लुएंस करता प्रभावित करता है उसकी प्रेमिका और उसके प्रेमी के जीवन को। तो किस तरह एक प्रेमिका का प्रभाव अगर सच्चा है अपने प्रेमी के लिए, तो उसका प्रेमी अगर उससे सच्ची मोहब्बत करता है तो जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं उनकी लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है, कहीं न कहीं उनको प्रभावित करता है। आप इस पिक में देख रहे होंगे, एक लवर है और एक उसकी बिलव्ड है। ये बहुत अच्छे से अपना डिस्कशन कर रहे हैं। तो इनके मूड आपस में एक-दूसरे को लेकर के किस तरह इफ़ेक्ट डालते हैं। अगर बिलव्ड का मूड अच्छा है, तो इट मीन्स लवर का मूड भी बहुत अच्छा है। अंडरस्टूड? समरी ऑफ द सोनेट। अब बात कर लेते हैं। अब सेकंड हेडिंग समरी ऑफ द सोनेट यानी सोनेट की समरी क्या है? In the sonnet, the poet compares his beloved's beautiful eyes, the bright sun. इस सोनेट में पोइट कंपेयर करता है अपनी बिलव्ड की ब्यूटीफुल आंखों को। बहुत सुंदर आंखें हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे चमकता हुआ सूरज। जस्ट एज द सन गिव्स लाइट एंड वार्मथ टू द बर्ड। ये सिर्फ एक सूरज ही नहीं जो उसे रोशनी देता है, बल्कि वो गर्माहट भी है जो संसार को मिलती है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसी तरह उसकी जो बिलव्ड की आंखें हैं वो सिर्फ सूरज की तरह चमकती ही नहीं है, बल्कि उसको एनर्जी भी देती हैं। जैसे कि एक सूरज रोशनी तो देता ही है संसार को, साथ में गर्माहट भी देता है। हर प्रेजेंस फिल्स हिज लाइफ विद जॉय एंड हैप्पीनेस। उसकी उपस्थिति उसके जीवन को खुशियों से और आनंद से भर देती है। किसकी उपस्थिति? उसकी बिलव्ड की उपस्थिति। However, when she becomes angry or distant, it is as if dark clouds cover the sun. उसका कहना है कि जब कभी ऐसा होता है कि उसकी बिलव्ड बहुत गुस्से में होती है या उससे कुछ दूरी पर चली जाती है, तो उसे ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया में काले बादल छा गए हों और उसने सूरज को ढक लिया हो। अब यहाँ पर आप देखिए कितना अच्छा कंपेयर किया गया है कि अगर उसे अपनी बिलव्ड को अगर वो ऐसा फ़ील करता है कि उसकी बिलव्ड गुस्से में है या उससे दूर चली गई है, तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे सूरज को काले बादलों ने ढक लिया हो, यानी अब उसकी खुशी उसे अपने आस-पास महसूस नहीं होती। द पोएट फील्स सैडनेस एंड इमोशनल पेन ड्यूरिंग सच मोमेंट्स। और उस क्षण पोएट जो है वो फ़ील करता है बहुत ज़्यादा दुःख, बहुत ज़्यादा भावनात्मक तकलीफ़। उसे बहुत पीड़ा होती है, उसे बहुत दुःख होता है अगर उसकी बिलव्ड गुस्से में होती है या उससे दूर चली जाती है। Next paragraph is the beloved smile brings hope and comfort. उसकी beloved लेकर आई उसके जीवन में आशाएं और comfortness, while her displeasure creates suffering. अगर वो दुखी है तो कहीं ना कहीं हमारा जो poet है वो भी दुखी हो जाता है क्योंकि उसकी beloved दुखी है. The poet patiently waits for her kindness and forgiveness, believing that her love can remove all his sorrows. पॉइंट पूरी पेशेंस मतलब पूरे पेशेंस के साथ में इंतज़ार करता है अपनी बिलव्ड के दयालु होने का और साथ ही उसे माफ़ किए जाने का। उसे ऐसा विश्वास है कि उसका जो प्यार है वो कभी नहीं ख़त्म हो सकता और वो ऐसा विश्वास भी करता है कि हर लव कैन रिमूव ऑल हिज सॉरोज़। उसका कहना है कि सिर्फ़ मेरी बिलव्ड है जिसका प्यार मेरी ज़िंदगी के हर दुःख को मिटा सकता है। यानी कि यहाँ पर पॉइंट पेशेंटली पूरी तरीके से इंतज़ार करता है अपनी बिलव्ड के खुश हो जाने का, साथ ही अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो उसे माफ़ी मिल जाए, इस बात का वो इंतज़ार करता है क्योंकि उसका ऐसा विश्वास है कि अगर उसकी बिलव्ड चाहे तो अपने प्यार से उसके सारी ज़िंदगी के दुखों को मिटा सकती है। ठीक है? तो यहाँ पर पॉइंट अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है अपने बिलव्ड के लिए। थ्रू दीज इमोशंस स्पेंसर शोज द पावर दैट द बिलव्ड हॉल्स ओवर द लवर्स हार्ट। इस अगर हम बात करें तो स्पेंसर ने अपने इन इमोशंस के थ्रू दिखाया है कि किस तरह उसकी जो प्रेमिका है वो पूरी तरीके से अपने लवर के जो हार्ट है, जो उसका दिल है, उसको अपने प्यार में जकड़े हुए है। तो स्पेंसर ने अपनी पूरी ताकत और अपने पूरे इमोशंस के साथ में अपनी इस पोएम के अंदर ये दिखाने की कोशिश की है कि जो उसकी बिलव्ड है उसने पूरी तरह उसके दिल के ऊपर कब्जा किया हुआ है। अंडरस्टूड? समझती हूँ ये पिक डालना आपके लिए बेनिफिशियल रहता है ताकि आप समझ पाएँ कि हमारा जो पोएम है उसकी थीम क्या है और किस बेस पर हम लोग बात कर रहे हैं। Next heading is the theme of love. This is the most important heading and you must study of this. The central theme of the sonnet is love as devotion and emotional dependence. पोएम की सेंट्रल थीम इस सोनेट की ये है कि पूरी तरह ये समर्पित है और भावनात्मक रूप से डिपेंडेंट भी है। द poet's happiness is completely connected to his beloved.
पॉइट की खुशियाँ पूरी तरीके से कनेक्ट हैं अपनी प्रेमिका के साथ। लव इज़ प्रेजेंटेड एज़ बोथ जॉयफुल एंड पेनफुल। प्यार प्रस्तुत करता है दोनों को ही। अगर हम देखें तो यहाँ पर प्यार ही तो है दोनों के बीच में, तो दोनों का रिप्रेजेंटेटेड अगर हम देखें तो कौन है? लव है। तो लव प्रेजेंट कर रहा है दोनों के बीच में खुशियाँ और दुखों को। द beloved has the power to bring light into his life or to make him feel lonely and unhappy. द beloved हैज़ द पावर, उसकी beloved के अंदर, उसकी प्रेमिका के अंदर इतनी शक्ति है कि वही उसके जीवन में रोशनी लेकर के आती है और वही उसे अकेलापन और दुख भी फील करा देती है। यानी कि उसकी जो beloved है वो उसकी ज़िंदगी में इतनी शक्ति रखती है कि वही अगर खुश है तो जाहिर सी बात है हमारा जो पॉइंट है उसकी लाइफ में खुशियाँ हैं, उसकी लाइफ में रोशनी है, और अगर वो नहीं है तो उसके बिना हमारा पॉइंट अपने आप को तन्हा और अकेला महसूस करता है और वो अपने आप को दुखी महसूस करता है। Another paragraph is the another important aspect is idealized love. दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये एक बहुत ही आदर्शात्मक प्यार है, यानी आइडलाइज्ड प्यार है। द beloved is portrayed as perfect, radiant and almost divine. उसकी प्रेमिका का चित्रण इस तरह से किया गया है जैसे कि वो पूरी तरह एक परफेक्ट पर्सनालिटी है, रेडिएंट है और ऑलमोस्ट डिवाइन, बहुत ही पवित्र है। द poet admires her beauty and respects her authority over his emotions. पोएट पूरी तरह एडमायर करता है उसकी सुंदरता को, यानी पोएट क्या कर रहा है? प्रशंसा कर रहा है अपनी बीलव्ड की सुंदरता की, और साथ ही वो एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है उसके अधिकार को जो उसके इमोशंस के ऊपर उसकी बीलव्ड ने जमाए हुए हैं। आप कह सकते हैं कि जो पोएट की बीलव्ड है, भावनात्मक रूप में उसने पोएट को अपने पूरी तरीके से कब्जे में किया हुआ है, अपने अधिकार में लिया हुआ है, और पोएट उसकी ब्यूटी की, सुंदरता की प्रशंसा तो करता ही है, साथ में इस बात को एक्सेप्ट भी करता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट हेडिंग इज द कंक्लूजन। कंक्लूजन को समझाने से पहले मैं ये चीज़ ज़रूर चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर के आते रहें और आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की प्रिपरेशन को अपने चैनल के थ्रू करवाते रहें। ओके, conclusion. In Amoretti Sonnet 34, Spenser presents love as a powerful force that controls the lover's feelings and thoughts. एमोरेती सोनेट 34 में स्पेंसर ने प्रेजेंट किया है एक ऐसे प्यार को जिसमें शक्ति है, जिसमें कंट्रोल है, और जो लवर फीलिंग एंड थॉट के ऊपर, किसके ऊपर है वो सारी शक्ति और कंट्रोल दबाव? वो है लवर की फीलिंग और उसके थॉट्स के ऊपर, यानी कि हमारे प्रेमी की भावना और उसके विचारों के ऊपर पूरी तरीके से किसने कब्जा जमाया हुआ है? शक्ति का, प्यार ने। और प्यार किसका है? बीलव्ड का। और ये बात किसने कही? स्पेंसर ने अपने एमोरेती सोनेट 34 में दिखाई है। आप समझ में आया? ये है। Through vivid imagery of the sun and clouds, the illustrates the joys and sorrows of romantic love. यहाँ पर हमारे पॉइंट ने अलग अलग तरह की जो इमेजरी है, यानी कि जो एक विभिन्न प्रकार की इमेजरी का यूज़ किया, जैसे कि सन एंड क्लाउड्स का उसने तुलना कर दी अपनी बिलव्ड से। उसने बहुत ही अच्छे उदाहरण दिए अपनी खुशी, अपने दुखों का, अपने रोमांटिक प्यार का। तो यहाँ पर एक यूनिक इलस्ट्रेट देते हुए, इलस्ट्रेशंस का मतलब होता है उदाहरण देना। तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है वो विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं को जिस तरीके से उसने कंपेरिजन किया अपने बीलव्ड की आंखों का सन एंड क्लाउड्स के साथ में, उसकी अपनी खुशी अपने दुख का क्लाउड्स के लिए, साथ ही उसने ये भी बताया कि वो खुश होता है, वो दुखी भी तभी होता है जब उसकी बीलव्ड खुश होती है तो वो भी तभी खुश होता है, जब वो दुखी होती है तो वो भी तभी दुखी होता है। तो ये रोमांटिक लव का एक अच्छा इलस्ट्रेशन है। द सोनेट हाईलाइट्स डिवोशन, एडमायरेशन एंड इमोशनल अटैचमेंट। ये सोनेट हाईलाइट करता है समर्पण की भावना, प्रशंसा की भावना, एडमायरेशन, एंड भावनात्मक रूप से अटैचमेंट की भावना को, मेकिंग इट ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ रेनेशा लव पोइट्री। पूरी तरीके से ये एक अच्छा उदाहरण था रेनेशा लव पोइट्री का, जो कि एडमंड स्पेंसर ने लिखी थी, जिसका नाम था एमोरेटी सोनेट 34। अंडरस्टूड माय डियर फ्रेंड्स? आई होप यू आर डूइंग, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। अंडरस्टूड? ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए अच्छी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। बाय बाय। Don't you